नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात आगरा की करेंगे, जहां से बड़ी खबर रंग लाई है न्यूज वन इंडिया की मुहिम। आपको बता दें कि बोरवेल से मासूम शिवा को बाहर निकाल लिया गया है। 9 घंटे से ज्यादा चला ऑपरेशन रेस्क्यू शिवा। सेना और एसडीआरएफ की टीम लगातार इस ऑपरेशन में जुटे रहे और उसके बाद आखिरकार जीत हुई है शिवा की। आपको बता दें कि शिवा आज सुबह बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली, प्रशासन ने तुरंत ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और आखिरकार 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शिवा को बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तस्वीर। और न्यूज वन इंडिया लगातार इस खबर पर बनी रही, लगातार हम इस खबर को दिखाते रहे और आखिरकार शिवा सुरक्षित बाहर निकल आया है। यानी 130 फीट नीचे गिर गया था शिवा बोरवेल में और फिर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के जवान, एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और इसके बाद 130 फीट नीचे यानी कि उसके पैरेलल में गड्ढे खोदे गए और फिर शिवा को बाहर निकाला गया। पाइप के द्वारा ऑक्सीजन दी जा रही थी, यानी कि तमाम जो वहां पर टीमें हैं रेस्क्यू द्वारा वो किए जा रहे थे। और आखिरकार ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और काबिले तारीफ है कि सुरक्षित शिवा को बाहर निकाल लिया गया है। और ये जो घटना है वो पहली घटना नहीं है, लेकिन लोग इसके बावजूद भी सबक नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है और ऐसे लोगों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इस मामले में बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, लोगों की आदत नहीं सुधरेंगे, क्योंकि लोग 130 फीट गहरे बोरवेल को भी खुला छोड़ देते हैं, जिसमें बच्चे खेलते खेलते नीचे गिर गए। न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम रंग लाई। जो न्यूज़ वन इंडिया सुबह से ही आपको ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग दिखा रहा था, तो वहीं तो जो एनडीआरएफ की टीम है और सेना है उसको सफलता हाथ लगी है। जो सुबह जिसके लिए लगातार प्रशासन और सेना जद्दोजहद मेहनत कर रही थी, जो शिवा था मासूम 3 वर्षीय शिवा, उसको निकालने के लिए उसे सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। लोगों में एक अच्छा खासा उत्साह है। वहीं यहाँ जो मेडिकल की टीम मौजूद थी, उन्होंने बच्चे को सुरक्षित बताया है। हाँ, खास बात यह है कि जो एनडीआरएफ की टीम ने इस बच्चे को निकाला है, उसमें एक नई तकनीक इस्तेमाल की है। उन्होंने कैमरे के द्वारा एक रस्सी अंदर डाली और बच्चे के हाथ में फंसाने के बाद बच्चे को करीब 6 से 6.5 घंटे की रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाला है। फिलहाल उसको एम्बुलेंस के द्वारा आगरा अस्पताल भेज दिया गया है। वहां डॉक्टर देखने के बाद तय करेंगे कि बच्चे को हॉस्पिटल में 1-2 दिन रखना है या परिजनों को देना है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए आगरा से संदीप शर्मा। देखिए, बच्चा बहुत ही डेप्थ पे फंसा हुआ था, लगभग 100 फीट पे। तो उसको निकालने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पहले तो हम बच्चे को देख नहीं पा रहे थे उसका कंडीशन क्या था। तो हमने अपना इक्विपमेंट डाला अंदर, तो हम जान पाए कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है और बच्चा भी रिस्पॉन्ड कर रहा था। उसके बाद हमने खुदाई भी शुरू की, लेकिन साथ साथ फिर जॉइंट हमने एनडीआरएफ की टीम के साथ, पुलिस की टीम के साथ हमने एक और ऑप्शन एक्सप्लोर किया, जिसमें हमने बच्चे के हाथ में एक नॉट डाला और वो नॉट बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया, उसको अपने हाथ घुसाया उसमें और धीरे धीरे करके बहुत सावधानी से हम उसको निकाल पाए। सर, कितना मानते हैं कितने घंटे में आपकी सेना ने कामयाबी हासिल की है बच्चे? देखिए, हम लोग यहाँ पे 11 बजे हमने अपना काम शुरू किया था और 5 बजे ख़त्म हुआ, तो आप लगा लीजिए 6 घंटे में गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो 6 घंटे में हम इसमें सक्सेसफुल। अभी इसके अंदर हमने बेसिकली रोप यूज़ किया है, क्योंकि हाई रेस में लोगों को उतारने के लिए उसमें हमने लिफ्टिंग के काम किया। उसी रोप में हमने आगे एक लूप बनाया, वो उसमें एक स्पेशल किस्म की नॉट लगती है। अगर इस लूप के अंदर आप इस चीज़ को डाल देंगे और कभी जब नॉट उसको लॉक कर देंगे, इट्स अ सेफ मेथड। उसी प्रोसीजर को जब इसमें अडॉप्ट किया और बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, उस रिस्पॉन्स के थ्रू ही हमने उस बच्चे को कोशिश करके उसी पूरे लूप के अंदर फिक्स कर। प्लान बी इस सपोर्ट के लिए ही था कि अगर हमको कहीं प्लान चेंज करना पड़े तो हमारा टाइम था, लेकिन जो हमने ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया था ये हमारा इजीली सक्सेसफुल हुआ। तो आपको बता दें कि बहुत ही सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लगातार कंटिन्यू वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और जिस तरीके से बड़ी ही काबिलियत के साथ उस पर सफल प्रयोग किया गया, बच्चे को सुरक्षित निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे सफलता मिली। देखिए सर, बिल्कुल करीब 9 घंटे के बाद जो शिवा है उसको सुरक्षित बाहर निकाला गया है। न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम रंग लाई है। आखिर एनडीआरएफ की टीम और जो मिलिट्री थी, आर्मी थी, उसको सफलता हासिल हुई। करीब 9 घंटे के रेस्क्यू के बाद जो शिवा है उसे सुरक्षित बाहर निकाला है। इस समय लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, वही परिजन बहुत खुश है। हाँ, खास बात यह है कि जिस तरीके से अगर आर्मी अपने स्तर से रेस्क्यू करती तो करीब
22 से 24 घंटे का समय लगने का एक अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन यहाँ एनडीआरएफ की टीम ने एक नई तकनीक भी अपनाई तो उन्होंने एक रस्सी को बोरेवल के अंदर डाला कैमरे के साथ, जिसके बाद जो मासूम शिवा था उसके हाथ में उस रस्सी को फंसाया और जिसके बाद बच्चे को 9 घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यहाँ जो मौजूद डॉक्टर्स की टीम थी उन्होंने बच्चे को चेक किया है। फिलहाल बच्चे की हालत पूरी तरह से स्वस्थ बताई जा रही है। वहीं एम्बुलेंस के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम उसको आगरा ले गई है, जहां पर बच्चे का चेकअप हो रहा है और वहां डॉक्टर बताएंगे कि बच्चे को कब और किस समय परिजनों को दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर पीलीभीत से आ रही है, जहां पर फैक्ट्री में मजदूर को जबरन डीजल पिला दिया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन शुगर फैक्ट्री में काम करता था यह मजदूर। मामले में परिजनों ने पुलिस थाने में तहरीर दी है। थाना गजरौला क्षेत्र के जैतपुर गांव की यह वारदात है, जहां पर एक मजदूर को जबरन डीजल पिला दिया गया और इसके कारण उसकी मौत हो गई। दरअसल थाना गजरौला क्षेत्र जैतपुर ग्राम निवासी नोखे लाल का आरोप है कि उसका बेटा प्रदीप बीते कई महीनों से पास के ही गांव मुंडेला में शहर के मैकूलाल वीरेंद्रनाथ अस्पताल मालिक की निर्माणाधीन शुगर फैक्ट्री में मजदूरी का काम कर रहा था, जिसे लेकर बीते 4 जून को डीजल पीने से उसकी स्थिति खराब हो गई। सूचना मिलने के बाद पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालात बिगड़ने पर हायर सेंटर में करीब 7 दिन भर्ती रहने के बाद प्रदीप ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक के भतीजे मोंटी व इंजीनियर द्वारा मजदूर को डीजल पिलाकर मारने की शिकायत पुलिस से की है। न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिसमें एक व्यक्ति जो वहाँ फैक्ट्री जो बन रही है वहाँ पे काम कर रहा था और डीजल पंप सेट खराब होने की वजह से वो एक पाइप से उसमें से डीजल खींचने का प्रयास कर रहा था और उसमें डीजल उसके पेट में चला जाना बताया गया और फिर उसका काफ़ी 1 सप्ताह उसका इलाज चला, उसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हमने FIR पंजीकृत कर ली है, PM कराया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे PM रिपोर्ट के बाद वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर इटावा से आ रही है, जहां पर बेखौफ मनचलों का आतंक जारी है। आपको बता दें कि महिला पर मनचलों ने तेजाब फेंक दिया है। बीच बाजार में महिला पर तेजाब फेंका गया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। SSP ब्रजेश कुमार ने पीड़िता का हाल जाना। कोतवाली थाना क्षेत्र के पक्की सराय का यह मामला है, जहां पर बेखौफ मनचलों का आतंक जारी है और एक महिला पर तेजाब फेंक दिया गया है। क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं, मैं साड़ी देख रही थी, मुझे कुछ पता नहीं और पीछे से कोई डाल के चला गया। कौन लोग थे? अब पता नहीं, हमने मालूम होता तो पकड़ नहीं लेते। कितने लोग होंगे? अब जाने पता नहीं कितने हैं। जब हम आपको बता रहे, अगर एक लोग उनको देख लेते तो वो पकड़ लेते। जब देख ही नहीं पाए, ऐसे पीछे लग के आगे साड़ी देख रहे थे तो पीछे से आपके कोई कुछ करके चला जाए अचानक, तुम उसी पे ध्यान दियो जहाँ तुम्हारे चोट लगेगी, उससे थोड़ा पकड़ो एकदम। एक महिला के ऊपर अज्ञात व्यक्ति द्वारा एसिड फेंकने की बात आई है, लेकिन अच्छी वो लेडी थोड़ा सा उसके ऊपर पैर की तरफ पड़ा है, बाकी वो सुरक्षित है। बातचीत की गई है, आगे डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, जो भी क्षति हुई होगी जहाँ भी पड़ा है वो अभी देखने के बाद नई डॉक्टर बताएंगे। फिलहाल उससे बातचीत की गई है, वो सुरक्षित है। उसका ये कहना था किसी और पे डालने का प्रयास था, लेकिन वो मैं वहाँ मार्केट गई थी। मैं आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से है, जहां पर कच्चा बनियान गिरोह का आतंक देखने को मिला है, जहां 5 नकाबपोश बदमाशों ने ठेकेदार के घर पर धावा बोल दिया है। परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घर से सोने चांदी के जेवर समेत नकदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कैंट थाना क्षेत्र के बुखारा की घटना है। 12/13 की रात्रि को UP 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। उस सूचना पर पुलिस ग्राम बुखारा थाना कैंट के अंतर्गत में गई। वहां पर एक जो वादी हैं मोहम्मद आरिफ, उनके द्वारा बताया गया कि 3-4 अज्ञात चोर उनके घर में घुस आए थे और अलमारी में रखे कुछ सोने और चांदी के जेवर थे और करीब 5000 रुपये थे, उसको लेकर भाग गए।
खटपट की आवाज़ हुई तब इनका नींद खुला और इन्होंने देखा कि चोर भाग रहे हैं और चोर भाग गए। पुलिस मौके पे गई और जांच पड़ताल की। इनके द्वारा थाने पर तहरीर दिया गया। तहरीर के आधार पर 457 380 IPC का मुकदमा थाना कैंट पे पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से खबर है जहां पर बिदनू गेहूं क्रय केंद्र पर किसान काफी परेशान हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन के 6 दिन बाद भी नहीं हो रही है गेहूं की तौल। गेहूं की बोरी के वजन के नाम पर की जा रही है कटौती। केंद्र प्रभारी कर रहा है प्रति क्विंटल 2 किलो अनाज में कटौती। क्रय केंद्र पर किसानों से पहले व्यापारियों से हो रही है खरीद। क्रय केंद्र प्रभारी रामनाथ पाल का चल रहा है भ्रष्टाचार का यहां पर खेल और रामनाथ पाल की व्यापारियों के साथ साठगांठ भी बताई जा रही है। और यहाँ पर तौल का सिस्टम ये है कि 2 किलो एक्स्ट्रा लिया जाता है प्लस बोरी के साथ में 500 ग्राम की बोरी है तो 800-900 ग्राम 51 किलो की ऐसी तौल हो रही है। और जो व्यापारी पहले आ जाते हैं एक्स्ट्रा देते हैं तो उनका काम पहले होता है, किसानों का काम बाद में होता है। और मैं 4 दिनों में मैंने 15 तारीख को नंबर लगवाया था और 4 दिनों से गाड़ी खड़ी। एक बार आपको फिर से बता दें कि कानपुर से खबर है जहां पर बिधनू गेहूं क्रय केंद्र पर किसान काफी परेशान हैं। उनका यह कहना है कि रजिस्ट्रेशन के 6 दिन बाद भी उनके पास जो गेहूं है उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि गेहूं की तौल नहीं हो रही है। गेहूं की बोरी के वजन के नाम पर 2 किलो की कटौती की जा रही है। और सूरज पांडे जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सूरज, पूरा मामला बताइए। जी, आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के घाटम बिदनू के अंतर्गत का है, जहां पर बिदनू क्रय केंद्र में जो किसान हैं वो अपना गेहूं की फसल बेचने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, मगर वहां पर क्रय केंद्र के जो अधिकारी हैं वो खुलेआम किसानों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि वो एक सप्ताह वहां पर बैठ रहे हैं, उसके बाद उनका गेहूं की खरीद की जा रही है और उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि 2 किलो प्रति कुंटल उनसे गेहूं भी लिया जा रहा है। तो वहीं बोरे के नाम पर भी 900 ग्राम का बोरे की तौल के नाम पर भी उनसे पैसा लिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो ग्रामीणों से और किसानों को वो फायदा देने के लिए मूल्य वृद्धि भी दे रही है और लगातार किसानों का गेहूं भी खरीदा जा रहा है, मगर ऐसे में कहीं ना कहीं से जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो यूपी सरकार के अभियान पर पूरी तरीके से पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो व्यापारी हैं उनको पैसा देकर अपना खुलेआम गेहूं बेचते हैं और लेकर पैसा वापस चले जाते हैं, मगर जो किसान है वो अपनी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। 12 दिनों में 1 कार और 2 बाइक पर हाथ साफ कर दिए। 1 तारीख को सहारा स्टेट से स्कूटी पर हाथ साफ किए। 7 तारीख को मुलायम तिराहे के पास चोरों ने बाइक उड़ाई। 12 तारीख को प्रयागराज के प्रोफेसर की कार चोरी कर ली है। तेज तरार जानकीपुरम थाना प्रभारी के क्षेत्र में ये चोर लगातार चुनौती दे रहे हैं। तो योगी कैबिनेट में पास हुए 9 अहम प्रस्ताव। अयोध्या, काशी और प्रयागराज के लिए प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक में अयोध्या के विकास पर फोकस रहा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा बस अड्डा। एयरपोर्ट के पास 4 लेन का फ्लाईओवर भी बनेगा। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को टास्क भी दिया गया है। चुनाव से पहले जनता से संपर्क बनाने का टास्क दिया गया है। सभी मंत्रियों को ब्लॉकों में प्रवास के निर्देश दिए गए हैं। तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनेगा। आपको बता दें कि योगी कैबिनेट के अहम फैसले 9 एकड़ जमीन पर 400 करोड़ रुपए के बजट से ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट के पास 4 लेन का एक फ्लाईओवर भी बनेगा। 1.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 20 करोड़ की लागत से बनेगा। प्रयागराज में जीटी रोड से एयरपोर्ट के बीच फ्लाईओवर बनेगा। वहीं लखनऊ में हैदर कैनाल पर 120 MLD का STP भी बनेगा। सभी मंत्रियों को ब्लॉक स्तर पर प्रवास के निर्देश दिए गए हैं। होगी देश विदेश के अलावा भी इस बस स्टेशन की जो एक कनेक्टिविटी है वो अयोध्या से गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, श्रावस्ती
को भी जोड़ेगा और कोई भी महत्वपूर्ण जगह होती है तो उसको जोड़ेगा, मगर इस बस स्टेशन से बहुत यात्रियों को, श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो इसी से एक संबंधित एक और उन्नाव में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। घाटों पर निकले शवों की खबर का डीएम ने संज्ञान लिया है। सभी घाटों पर तैनात की गई है प्रशासनिक टीम। करीब 16 घाटों पर तैनात की गई है टीमें। मामले में बोले जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, परंपरागत ढंग से ही कराए जा रहे हैं अंतिम संस्कार। तो उन्नाव में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। घाटों पर निकले शवों की खबर पर डीएम ने संज्ञान लिया। सभी घाटों पर तैनात की गई है प्रशासनिक टीम। करीब 16 घाटों पर तैनात की गई है ये टीमें। मामले में बोले जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की परंपरागत ढंग से ही कराए जा रहे हैं अंतिम संस्कार। दिवस से कुछ समाचार चैनल्स में जनपद उन्नाव में कुछ शव के अवशेष पाए जाने की घटना दिखाई गई है। इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद उन्नाव में परंपरागत रूप से शव या तो जलाए जाते हैं या दफनाए जाते हैं। कुछ जन जागरूकता से लोगों ने अब दफनाए जाने के बजाय लोगों ने अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करके किया है और परंपरागत रूप से दाह संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम भी नदियों में होता है। इसी के दौरान कुछ वीडियो जो दिखाए गए हैं मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बिहार की। एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो गई है। 5 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपा है। एलजेपी नेता के लिए पशुपति पारस के नाम का पत्र सौंपा गया। चाचा को मनाने के लिए घर पहुंचे चिराग पासवान। 20 मिनट तक घर के बाहर करना पड़ा इंतजार। एंट्री मिलने के बाद घर पर नहीं मिले चाचा पशुपति पारस। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब चिराग पासवान को इस बात की जानकारी हुई, चाचा पशुपति पारस से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन लगभग 20 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुला और जब वो अंदर गए तो एलजेपी के नेता पशुपति पारस से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। रामविलास पासवान के निधन के बाद से एलजेपी में टूट की खबर है और ये सब हुआ है विधानसभा चुनाव के बाद से। यानी जो एलजेपी नेताओं में जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को देखते देखते धीरे धीरे टूट शुरू हो गई है और चाचा पशुपति पारस ने पार्टी की कमान संभालते हुए यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी उन्होंने संभाल लिया है। 5 सांसदों ने समर्थन किया है। अब संसदीय दल के नेता एलजेपी की तरफ से होंगे पशुपति पारस। चिराग पासवान को सभी पदों से फिलहाल हटा दिया गया है। तो 20 मिनट तक घर के बाहर इंतजार करना पड़ा चिराग पासवान को और उसके बाद जब वो अंदर गए तो पशुपति पारस से मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो घर पे थे ही नहीं। एंट्री मिलने के बाद घर पर नहीं मिले चाचा पशुपति पारस। तो एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।